आज का ये वीडियो लव लेटर है नाग अश्विन के लिए, क्योंकि कल की 2898 एडी फिल्म इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि उसकी हर एक फ्रेम में आपको एक ना एक डिटेल जरूर नजर आती है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला सीन, ये कोई रैंडम सीन नहीं है, महाभारत का बहुत ही कमाल का सिंबलिज्म इस सीन के अंदर आपको नजर आता है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों के वंश खत्म हो चुके थे। उस गद्दी पर बैठने के लिए केवल वो अभिमन्यु का पुत्र बचा था जो पैदा हो ही रहा था, बट अश्वत्थामा ने उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़कर उसे भी मार डाला। और उसके बाद में आता है ये वाला सीन जो सिंबलाइज करता है जहाँ कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ पेड़ का एक छोटा सा बीज निकलता है, उसे भी अश्वत्थामा अपने पैरों से कुचल डालता है। ये रिप्रेजेंट करता है थोड़ी ही देर पहले होने वाले उस इंसिडेंट को जो अश्वत्थामा ने किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीन में जैसे ही वो वॉक करता है उसके पैरों से बहुत ज्यादा आपको खून नजर आता है। ये कोई अश्वत्थामा का खून नहीं है, ये इस कुरुक्षेत्र की भूमि का खून है। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो चुकी थी और ये वही खून है जो निकल रहा है। फिर आते हैं कृष्ण जी जो कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें गर्भ में मेरी रक्षा करनी होगी। इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे बाण चलाया था, इसीलिए उसे सुमति के गर्भ की रक्षा करनी होगी। पर आखिरकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया क्यों था, तो इसके पीछे का रीजन भी आपको बता दिया जाता है कि उनके पिता को छल से मारा गया था और इसी क्रोध में आकर वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। अश्वत्थामा के पिताजी थे द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य ने ही पांडव और कौरवों को शिक्षा दी थी, इसीलिए पांडवों के लिए द्रोणाचार्य को हराना मुश्किल था। तब एक नीति लेकर आते हैं कृष्ण जी और कहते हैं कि जाकर द्रोणाचार्य से कहो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। पर अगर युधिष्ठिर के अलावा कोई और जाकर कहता तो द्रोणाचार्य यकीन नहीं करते, केवल युधिष्ठिर को ही सच्चाई की मूरत मानते हैं, इसीलिए अगर युधिष्ठिर जाकर कहेंगे तब यकीन होगा। और युधिष्ठिर से जब कहते हैं कि तुम जाकर कहो तो युधिष्ठिर झूठ बोलने से मना कर देते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में केवल एक ही अश्वत्थामा थोड़ी है, दूसरे भी है और वो अश्वत्थामा है एक हाथी जो मारे जा चुके। तो तुम्हें द्रोणाचार्य जी से जाकर सिर्फ इतना कहना है कि अश्वत्थामा मारे जा चुके, बस हाथी वर्ड को छुपाना है। और वैसा ही कुछ होता है। उसके बाद में द्रोणाचार्य जी अपने रथ से उतर जाते हैं, अपने अस्त्रों को भी रख देते हैं और इसी का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया जाता है। और इस तरीके के छल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस मूवी के ओपनिंग में अश्वत्थामा हतः कुंजरः, अब ये जो वॉइस है तेलुगु में भी यही है और हिंदी में भी यही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये वॉइस रामचरण की है और आने वाले सीक्वल में हो सकता है रामचरण एज ए युधिष्ठिर आपको देखने को मिल सके। ये सिर्फ मेरी अजम्पशन है। एंड फिर आता है कृष्ण जी का ये सीन जहाँ पे उनका चेहरा रिवील नहीं किया जाता और ये बहुत ही कमाल की क्रिएटिव लिबर्टी है, क्योंकि कृष्ण जी को ना दिखाकर ये सीन और ज्यादा कमाल का बन जाता है। बट सवाल है कि यहाँ कौन सी टेक्निक यूज की गई है, तो उसका नाम है सिलोएड, जिस टेक्निक को अल्फ्रेड हिचकॉक ने साइको फिल्म में भी किया था, हॉलीवुड का मोस्ट आइकॉनिक सीन बनाकर, बाथरूम वाला। अब किलर का चेहरा अल्फ्रेड हिचकॉक ने कैसा छुपाया, तो सबसे पहले उन्होंने बैकग्राउंड को ब्राइट किया जहां पर उन्होंने एक लाइट लगाई जिसकी रोशनी की वजह से मेन कैरेक्टर का चेहरा छुप गया। वैसा ही कुछ आपको इस कुरुक्षेत्र की भूमि में देखने को मिलता है कि बैकग्राउंड में सूरज की रोशनी आ रही है, इसीलिए कृष्ण जी का चेहरा नहीं दिखाई देता। और जब अर्जुन वर्सेस कर्ण होता है तब भी सूरज की रोशनी बैकग्राउंड से ही आ रही होती है, इसीलिए वहां पे भी कृष्ण जी का चेहरा नहीं दिखाई देता है। फिर आता है कलयुग के 6000 साल बाद, जहाँ पे अश्वत्थामा को पहली बार दिखाया जाता है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिटेल है। एग्जाम्पल के लिए वो जिस पोजीशन में बैठे हैं उसके आसपास में जाने लग चुके हैं, यानी कि वो बहुत सालों से वो इस पोजीशन में बैठे हुए हैं। और उसके बाद में जब वो पहली बार वॉक करते हैं तब उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बैठे हुए थे, इसीलिए पैरों को स्टेबल होने में समय लगता है। और उसके बाद में जब उनका पहला शब्द सुनाई देता है तो वो भगवत गीता के चैप्टर 2 का एक श्लोक होता है। उसने आपको शूट किया, आपको तो मर जाना चाहिए था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जातस्त हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अविभाव्य है, इसीलिए जो अविभाव्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। एंड इस श्लोक के दो मतलब है, एक तो डायरेक्ट कि वो भगवत गीता का रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरा आता है कर्ण, जो इस फिल्म के अंदर एक पुनर्जन्म भी आपको दिखाया जाता है। मेरे टीचर की सुन। एंड राया जो बार बार अश्वत्थामा को अपनी टीचर कहती है, तो मेरा फिल्म देखते वक्त यही सवाल था कि आखिरकार ये टीचर क्यों करे। इसका जवाब आपको डिलीटेड सीन में मिलता है, जहाँ पर
दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा राया को लड़ना सिखा रहे हैं और इसीलिए वो टीचर उन्हें कहती है। एंड अगर आप अश्वत्थामा को लड़ते हुए देखेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपको नजर आती है। सबसे पहले तो नजर आता है कि जब सामने वाला बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाता है तब अश्वत्थामा कोई ना कोई मंत्र पढ़ते हैं जो महाभारत युग में वो किया करते थे, और उसके बाद में बैकग्राउंड में एक शंख की आवाज सुनाई देती है जो हर बार आपको सुनाई देगी जब अश्वत्थामा अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाते हैं। एंड फिर आते हैं नाग अश्विन की कमाल की राइटिंग, जहां वो आपको 4 ओरिजिन 4 अलग तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले अश्वत्थामा की बात करूं तो उनकी ओरिजिन आपको आपकी दादी या नानी सुनाया करते थे। भैरवा की ओरिजिन आपको फिल्म के अंदर फ्लैशबैक के जरिए दिखाई देती है, और बुज्जी की ओरिजिन अगर आपको देखना है तो अमेज़न के उन 2 एपिसोड्स को देखो। एंड देन सुमति, और उनकी ओरिजिन भी बताई जाती है बट वर्बली। माँ का चेहरा याद तक नहीं है मुझे। पिताजी ने बचपन में ही मुझे कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था, तब से दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं। सुमति प्रेग्नेंट कैसे हुई वो भी आपको वर्बली बताया दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स में जो ब्लैक ड्रेस पहनती है इनकी सीडिंग होती है। कल तुम सबकी सीडिंग। तू हर बार नेगेटिव आई है ना? हमेशा की तरह पिछली सीडिंग में भी नेगेटिव ही आया था। पता नहीं, पर एक दिन अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। एंड देन कॉम्प्लेक्स से भागना, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनका भागना, उनका रहना, सब कुछ कृष्ण जी की ओरिजिन से ही कनेक्ट करके लिखा गया है। एंड उम्मीद करता हूँ सुमति नाम के पीछे का रेफरेंस आपको पता हो। बट सिर्फ सुमति का ही नाम का रेफरेंस नहीं है, और भी कई सारे नाम आते हैं। जैसे इस कैरेक्टर का नाम है लूक, जो रेफरेंस है स्टार वॉर्स सीरीज से। एंड फिर आता है ये कैरेक्टर जिसका नाम है सीरियस, जो रेफरेंस है हैरी पॉटर का। भैरवा का नाम काल भैरव का ही रेफरेंस है। फिर आते हैं रूमी, जो बहुत ही फेमस पोएट का नाम है, और उन्होंने लाइंस लिखी है, यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पर एक मैदान, मैं वहां मिलूंगा तुझे। मरियम, ये बाइबल में मोजेस की सिस्टर का नाम। मानस मीन्स माइंड और थॉट, बानी मीन्स अर्थ, और फिल्म में भी वो कुछ ऐसी ही चीजें करते हुए नजर भी आते हैं। ये तो हो गए इजी नाम। अब मैं आपको बताता हूँ कमाल का फैक्ट कि पूरी की पूरी 3 घंटे की कल्कि फिल्म के अंदर कहीं भी भगवान कल्कि का नाम नहीं लिया गया। जहाँ लेने वाला था वहाँ मार दिया जाता है। दशावतार का आखिरी अवतार, नाम अलग और पुकार वही। अंधेरे को चीर कर और रोशनी लाएंगे। अब देखिए, पुराणों को सिर्फ इन दोनों ने ही पढ़ रखा था, एंड भगवान कल्कि का नाम भी सिर्फ इन दोनों को ही पता था। बट फिल्म के अंदर ये दोनों मर जाते हैं। तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि आखिरकार कल्कि भगवान का नाम वो कल्कि कैसे रखेंगे फिल्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बार बार फिल्म के अंदर बोल रहे थे ना, कल के लिए, कल के लिए, कल के लिए, इसी से इंस्पायर होकर वो कल्कि नाम रखेंगे। बट खैर, ये तो फ्यूचर की बातें हो गई। अपन फिल्म के अंदर आते हैं तो देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि हर रिलीजन में लिखा हुआ है कि कलयुग में कोई ना कोई आएगा और इस कलयुग का अंत करेगा और नए युग की शुरुआत करेगा। और फिल्म के अंदर उन सभी रिलीजन्स के नाम भी आपको सुनाई देते हैं। अहुरा माजदा, रुद्र चक्र, सेकंड कमिंग। एंड ये चीज मुझे इस फिल्म की बहुत कमाल की लगी कि ये सबको एक साथ लेकर चलती है। जहाँ पे अगर आप संभाला जाओगे तो वहाँ ये पेंटिंग नजर आती है, और इस पेंटिंग को मैंने धर्मशाला में देखा था, जहाँ पे मैंने फोटो भी क्लिक किया था। एक्चुअली में ये काल चक्र है, इंग्लिश में कहूँ तो व्हील ऑफ टाइम। बट मैं इसे खरीद नहीं पाया क्योंकि जितना मेरा बजट था उतनी इसकी प्राइस थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार अगर मैं विजिट करूँ तो जरूर खरीद के लाऊं। एंड यहाँ तक तो हमने नॉर्मल बात करी है, अब हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे और हम बात करेंगे काशी के। अब काशी की महत्वता बताने के लिए मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ। इस दुनिया का पहला शहर, और काशी का ही नाम बनारस और वाराणसी है। और अगर जब आप ओपनिंग में देखोगे तो यहाँ एक बिलबोर्ड नजर आता है, उस बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है वाराणसी। एंड उसके बाद का ये सीन जो घाट के इस तरफ का दिखाई जाता है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है लाल अक्षरों में क्रिमिनी। एंड काशी में ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ लोगों को जलाया जाता है। यस, वही मसान वाला। एंड यहाँ पे आपको मणिकर्णिका के 2 रेफरेंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो चीख चीख कर ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और उसके बाद में आता है थोड़ी ही डिस्टेंस पे ये टेढ़ा मंदिर। अगर आप कभी काशी गए हो तो वहाँ मणिकर्णिका घाट से और इस टेढ़े मंदिर का डिस्टेंस इतना ही है, जहाँ पे रामायण की ओपनिंग की भी शूटिंग की गई थी। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है डिटेलिंग।
भले फिर वो VFX पे ही क्यों ना हो। एंड फिर आते हैं काशी के लोग जो सब कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं, बट कॉम्प्लेक्स कैसे जाते हैं? 1 मिलियन यूनिट देकर। और प्रभास का पूरा मोटिव ही यही था कि वो कॉम्प्लेक्स में किसी तरीके से चला जाए। बट सवाल है कि क्या कोई इस फिल्म के अंदर कॉम्प्लेक्स में गया था? तो जवाब नाग अश्विन ने छोड़ रखा है अगर आप गौर से देखोगे तो। सबसे पहली फाइट जो होती है भैरवा के, वहां पे ये अंकल नजर आते हैं जो कि बाउंटी का ही काम करते हैं। और जब आप इस फिल्म के अंदर का म्यूजिक देखते हो, उस म्यूजिक के अंदर भी ये अंकल आपको नजर आते हैं जो भैरवा को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये वो सेम अंकल हैं जो 1 मिलियन यूनिट देकर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एंड फिर आते हैं कैमियोज एंड रेफरेंस। तो भाई साहब ये दोस्ती, भाईचारा और ट्रिब्यूट में सबको लिया गया था। जैसे बुज्जी की वॉइस दी कृति ने, जो उनकी प्रीवियस फिल्म महानती की मेन एक्ट्रेस थी, और उस फिल्म के अंदर आपको दुलकर देखने को मिलते हैं। एंड बात करूं विजय देवरकोंडा की, तो उनकी पहली फिल्म नाग अश्विन के साथ में ही थी। तो ये सब लोग मान सम्मान में आए थे। बट 2 और बड़े नाम आते हैं, राम गोपाल वर्मा और SS राजामौली। तो इनके पीछे का रीजन है उनको ट्रिब्यूट देना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जितनी चेंज हुई है इन दोनों की वजह से ही चेंज हुई है। बाहुबली ने एक बहुत ही बड़े दरवाजे खोल दिए थे, तो वहीं राम गोपाल वर्मा के सत्या फिल्म ने इंडस्ट्री को रियलिस्टिक सिनेमा दिया था, और इसीलिए इन दोनों का कैमियो आपको फिल्म के अंदर नजर आता है। साथ ही साथ अगर SS राजामौली की बात करूँ तो उनकी एंट्री से थोड़ी देर पहले वो एक फायरिंग करते हैं, और अगर आप उनकी फायरिंग करती हुई मशीन को देखोगे तो उसका डिजाइन है तलवार की तरह, और ये वही तलवार का डिजाइन है जो बाहुबली फिल्म में महेंद्र बाहुबली की तलवार होती है। పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు, మరణించిన వానికి జన్మము తప్పదు, హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం। एंड ये जो प्रभास की एंट्री पर श्लोक बजता है, एक्चुअली में ये भी राजा मौली को ही ट्रिब्यूट था, क्योंकि राजा मौली ने अपने 2010 की मर्यादा रमनम फिल्म के अंदर भी सेम इसी ट्रिक को ऐसी ही सिचुएशन पर यूज किया था। పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు। एंड प्रभास की एंट्री, जिस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ी सी लाइट चीजों को कवर करना चाहते हैं। तो देखो, फिल्म को थिएटर में देखना और घर में देखना और 0.25x पे देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे थिएटर में जब मैंने इस फिल्म को देखा था तो इस गाने में मुझे लगा कि आउट ऑफ नोवेयर इनके पास में कपड़े आ गए, बट स्लो मोशन में जब मैंने देखा तब मुझे पता चला उस बीच के ऊपर 2 लोग थे, उन 2 के कपड़े चुराए और उनकी कार चुराकर इस बंगलो तक पहुंचे थे। एंड वन मोर चीज कि कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंभाला तक कैसे गई, उसे भैरवा लेकर नहीं आया था। एक्चुअली में ये जो आदमी रहता है जो बच जाता है, ये यहाँ इस गाड़ी पर जंप मारते वक्त यहाँ ट्रैकर लगा देता, और यही कॉम्प्लेक्स के लोगों को शंभाला तक लेकर आता। एंड फिर आता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो कई सारे सिटीज का नाम इसके अंदर लिया जाता है। शायद फ्लक्सलैंड्स ही जाना सही होगा, वहां ट्रैक नहीं होगी। नो मैन, खा जाएंगे इसको। बॉम्बे के वॉर में कितने लोग मारे गए याद नहीं है क्या? एंड सिर्फ काशी और कॉम्प्लेक्स ही इसमें नहीं आते, और भी कई सारी चीजें आती है, और भी कई सारी सिटीज आती है, जो ऑफिशियली प्रोडक्शन डिजाइनर ने एक इंटरव्यू में खुलासा करा है कि टोटल 7 कॉम्प्लेक्स है। The complex one is in Kashi, and there is 7 complex. One is in Kashi, one would be somewhere else, one would be on the land of Africa, one would be somewhere in America. So like there are 7 complexes, and all complexes led by Yaskin. एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत है कि 7 फॉर अ रीजन क्यों फेमस है। 7 चिरंजीवी, 7 कॉन्टिनेंट, 7 अजूबे, 7 डेज, इन सब का बहुत ज़्यादा मीनिंग है, और उसी मीनिंग को ध्यान में रखकर 7 कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है। एंड इसके बाद में प्रोडक्शन डिजाइनर ने एक और बहुत कमाल की चीज़ बताई है, जो मेरे अंदर भी बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार अश्वत्थामा की मणि रूमी तक कैसे पहुंचे। तुम्हें ढूंढने वाला दिशा सूचक यहीं से है, और यही इस पेड़ का जन्म हुआ। तो उसका जवाब इस सीन में थोड़ा बहुत नजर आता है, बट प्रोडक्शन डिजाइनर ने पूरा का पूरा इंटरव्यू में खुलासा किया था कि ये जो मणि थी वो कृष्ण जी ने जहाँ फेंकी थी, उस जगह पर इसी मणि ने इस शंभाला के पेड़ को जन्म दिया था। The birth of the tree, the story behind that, which we know, like which we discussed, that Krishna threw that gem there, and that's how it gave the birth to the tree. Okay, and around the tree, everyone came together and start praying that. So that the gem is kind of a seed to the tree. एंड फिर आते हैं फिल्म के मोस्ट क्रिटिसिज्म पार्ट पर, प्रभास। तो देखिए, फिल्म मेकिंग एक आर्ट है,
और आर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर किस तरीके से वर्क करता है ये आपको भी अंदाजा नहीं होता है। और वही कुछ प्रभास के साथ में हुआ। प्रभास का कैरेक्टर इतना ज्यादा बुरा नहीं है जितना उसकी एंट्री उसे बुरा बना देती है, क्योंकि जो प्रभास के फैंस नहीं थे उन्हें ये 10-12 मिनट की लॉन्ग एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही कुछ होता है प्रभास के साथ में। अब वो कैरेक्टर नॉन प्रभास फैंस के लिए इतना ज़्यादा क्रिंज बन चुका था कि आगे वो जो कुछ भी करता उन्हें पसंद नहीं आता। बट सवाल है कि ये सीन इतना ज़्यादा क्रिंज कैसे बन गया, तो उसके पीछे के बहुत से रीजंस है। सबसे पहले तो आता है नाग अश्विन ने ये सीन पूरा का पूरा फैन सर्व के लिए बनाया था। मुझे देखा ना, मेरे भी फैंस हैं। हाँ है, रेबल फैंस। उसके बाद में आते हैं प्रभास की एंट्री। इस 10 मिनट के सीन में वो 7 बार एंट्रीज लेता है बीजीएम वाली। स्लो मोशन कितनी बार होते हैं उसे तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। एक्चुअली वो ये सीन किस तरीके से होने वाला था, वो कुंग फू असम 2004 में जो आई थी उसका 4.5 मिनट का सीन ही सब कुछ बता देता है। इस 4.5 मिनट के सीन में जो हुआ कि कैरेक्टर अपने आप को बड़ा दिखाए, फिर ऐसा कोई इवेंट दिखाए जिससे वो फनी नजर आए, वो चीज क्रिएट यहाँ पर भी कर रही जा रही है। बट यहाँ पे 1 या 2 बार किया जाता तो अच्छा होता, बट वो इतनी ज्यादा बार कर दिया गया कि वो ओवरडोज हो गया ऑडियंस के लिए। और बहुत से ऐसे एलिमेंट जैसे दिलजीत दोसांझ का बैकग्राउंड में म्यूजिक जो आउट ऑफ नोवेयर बजना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभास की एंट्री को और ज्यादा बड़ा करना। तो नाग अश्विन ने जो ये सीन लिखा था वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास के फैंस को माइंड में रखकर लिखा था। बट आपको मैं बता दूं कि ऐसे सीन्स को ऐड करना भी जरूरी है, क्योंकि यही तो बिल्डअप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म को आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आरआर फिल्म के अंदर ये जो क्लाइमैक्स का बिल्डअप था ये सिर्फ 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है, वैसा नाग अश्विन इस फिल्म में नहीं करना चाहते थे। वो धीरे धीरे 1 स्टेप आगे बढ़ना चाहते थे और वैसा ही वो अपने फिल्म में क्लाइमैक्स के साथ करते। यानी इंटरवल से पहले दोनों कैरेक्टर अलग अलग जगहों पे नजर आते हैं, अश्वत्थामा और भैरवा का। बट इंटरवल के बाद में आप नोटिस करना उनकी फाइट सीक्वेंस में 3 एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। पहला एक्ट होता है जहां पे भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा होता है, सेकेंड एक्ट में अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा होता है, और तीसरे एक्ट में अश्वत्थामा वर्सेस बुज्जी रोबोट होता है। यानी कि नाग अश्विन आपको एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देना चाहते थे और मुझे तो पर्सनली उन्होंने एक्सपीरियंस दिया। बस दिक्कत इस सीन में आ गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एंट्री सीन था इसे थोड़ा और बेटर वे में बनाया जा सकता था। एंड ऑफिशियली डायरेक्टर ने ये बात कंफर्म की है कि कल्कि के सीक्वल में आपको भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जितना कुछ भी हुआ वो यही हुआ, इसके बाद कभी नहीं होगा। एंड अब बात करते हैं यास्कीन और उसके कॉम्प्लेक्स की। तो खुद प्रोडक्शन डिजाइनर ने कहा है कि हम सिंबलाइज करना चाहते थे डेविल वर्सेस गॉड की। आज के युग में यानी कि कलयुग में डेविल ऊपर रह रहा है और भगवान नीचे रह रहे हैं, जहां अश्वत्थामा एक गुफा में छुपे हुए थे। एंड कॉम्प्लेक्स वर्क कैसे करता है वो फिल्म के डायलॉग के जरिए भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। होंगे ही, दुनिया से सब कुछ छीनने के बाद आखिर क्यों नहीं होंगे। सारी एनर्जी यहीं से जनरेट होती है और ये पृथ्वी से सब कुछ खींचकर बनती है। एंड यास्किन के चेम्बर में जाने से पहले ह्यूमन एवोल्यूशन वाले पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। So that Yaskin by himself, because he doesn't like the human which is there. He feels them inferior, not the best quality of people. So he's somehow leading the evolution by itself and making a better human being. And as he is sitting the center, the master of the new evolution. So that's why he's there in front of that that circular window and is looking into the space. दया आती है मुझे तुम पर। इतिहास में अनेक प्राण लिए हैं इस अच्छाई ने। राजा और राज बदलते हैं और उसी के साथ बदल जाती है अच्छाई। भगवान या पैसों के नाम पे युद्ध करने वाले इंसानों को एक ही युद्ध से जिताया मैंने। क्या गलत किया? प्रकृति को बर्बाद करने वालों को उसी से दूर किया मैंने। पर इंसान न बदले न बदलेंगे। अब अगर आप यास्किन के चेम्बर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको
5 चीजें दिखाई देती है। जहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है तो हो सकता है ये यास्किन की ही बॉडी हो, जो सिंबलाइज करती है कली की वो 5 चीजें जहाँ पर वो निवास करता है। एंड ये जो प्रोडक्शन डिजाइनर का इंटरव्यू था, इसे यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद में यूट्यूब से ही बीच में से ट्रिम करा गया, क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइनर ने ये कह दिया था कि यास्किन असली कली नहीं है, असली कली कोई और है, by Yaskin when you design जिसे बाद में ट्रिम कर दिया गया। तो खैर ये तो अलग चैप्टर वाली बात हो गई। और वापस अगर यास्किन पर आए तो कमल हसन सर की वो लाइन, जिसके बारे में मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि श्री श्री सर ने लिखी थी, और कमल हसन सर ने बहुत बार अपनी फिल्मों के अंदर, अपने शो के अंदर उन लाइन्स का यूज किया है। और इस फिल्म के अंदर उन लाइन्स को यूज करने के पीछे का रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही था कि एक्चुअली में ये जो पूरा सीन था इसमें बिना डायलॉग के रखा गया था और ये खाली खाली नजर आ रहा था, इसीलिए पोस्ट प्रोडक्शन में इसमें ये लाइन को ऐड किया गया ताकि ये सीन और ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाए, जो कि बना। नाउ द लास्ट चैप्टर, भैरवा ही कर्ण। तो हिंदू धर्म की मान्यता है पुनर्जन्म की, और राइटर आपको वही दिखाना चाहते थे, बट समस्या आ गई कहाँ, अर्जुन से बड़ा कर्ण को दिखा दिया। तो देखो, अगर आप शो देखने भी जाओगे तो वहाँ भी कर्ण आपको महान ही नजर आता है, और इसके पीछे का रीजन महाभारत नहीं है। महाभारत में कर्ण को इतना महान नहीं दिखाया गया है, इसके पीछे के रीजन है एक पोएट रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रति लिखी। एंड इन दोनों काव्यों की खास बात यही है कि जब आप इन्हें पढ़ते हो तो आपको जो इसमें नजर आता है आप उसे पिक करके आगे बढ़ सकते हो। और दिनकर जी को नजर आया वो कर्ण जो साइड कैरेक्टर था, दिनकर जी को नजर आया एक दोस्त, दिनकर जी को नजर आया एक योद्धा, इतना महान योद्धा जिसकी छोटी जाति होने की वजह से उसे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लड़ने की, इसीलिए उन्होंने रश्मि रति में कर्ण को साइड कैरेक्टर से मेन कैरेक्टर बना दिया। और यही चीज आपको कल की फिल्म के अंदर भी नजर आती है। एंड भैरवा की ओरिजिन, जो कई सारे लोग आपसे कह चुके होंगे कि कर्ण का जैसे जन्म हुआ वो बड़ा हुआ, सेम वैसे ही भैरवा जन्म लेता है वो बड़ा होता है, सेम ओरिजिन सेम टू सेम। बट इंटरेस्टिंग ये बात नहीं है, इंटरेस्टिंग है एंड की बात, जब अश्वत्थामा को रियलाइज होता है कि भैरवा ही कर्ण है। अब आप अगर उस डायरेक्शन पर फोकस करोगे तो वहां पे आपको भैरवा की आंखें दिखाई जाती है और बार बार आंखें दिखाई जाती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है अश्वत्थामा का, जो सिर्फ भैरवा की आंखें देखता है और वो पहचान जाता है कि भैरवा ही कर्ण है। और फिर फिल्म का एंड, जब भैरवा भाग जाता है सुमति को लेकर। अब यहाँ पे आप नोटिस करना है कि वो अपने तीनों टायर्स को छोड़ देता है और बुज्जी कहती है कि हम कहीं दूर जाकर गिरेंगे। तो यहाँ पे सीक्वल बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अब जो सीक्वल की स्टार्टिंग होगी वो ऐसे पॉइंट से होगी जहाँ से कॉम्प्लेक्स भी बहुत दूर है, जहाँ से काशी भी बहुत दूर है, और सुमति और भैरवा को एक साथ रहकर कॉम्प्लेक्स तक जाना होगा। तो ये सीक्वल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कल की 2898 AD फिल्म की ये डिकोडिंग पसंद आई होगी। ऐसे ही और बेहतरीन कमाल के वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, और फ्यूचर वाले कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इतना बड़ा वीडियो बनाया तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अपना ओपिनियन, अपनी थ्योरी ज़रूर देते हुए जाएगा। मिलते हैं और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में।